हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं हिमांशु त्यागी केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि ये हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंग्लिश का एक जो बैच होने वाला है वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जीरो से हीरो लेवल तक। अब एक बात समझिएगा, इंग्लिश जिन भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो पहले आप एक बात समझ लीजिए, वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं। जैसे देखिए कि आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई इंग्लिश के एरियाज कौन कौन से हैं, तो आप सबको पता है कि भाई इंग्लिश का एक एरिया होता है आपका ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश का एक एरिया होता है आपका कौन सा, ग्रामर। और ग्रामर के अलावा दूसरा एरिया कौन सा होता है, वोकैबलरी। और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। और इसके बाद में एक एरिया होता है आपका पैडागोजी। और उसी में एक एरिया होता है आपका स्पोकन। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप सब जानते हैं कि भाई स्पोकन हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए केवल यहाँ पर कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ग्रामर, वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम बात करते हैं पैडागोजी, तो भाई ये केवल पर्टिकुलर एक ही एग्जाम्स में पूछी जाती है, और वो एग्ज़ाम कौन सा है आपका, सीटेट। ठीक है, तो अभी जो हमारा टारगेट होने वाला है वो केवल एक सीटेट एग्जाम्स को हम लोग नहीं करेंगे। वो एग्ज़ाम कौन कौन से होने वाले हैं आपके, जैसे टीडीएस एग्जाम में आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, और एनडीए एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिएगा, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, वो चाहे आपका सीजीएल हो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो चाहे आपका सीएचएसएल हो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, या फिर चाहे वो आपका एमटीएस हो मल्टीटास्किंग सीपीओ, या फिर चाहे वो आपका स्टैनो हो, इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश जो है आपकी पूछी जाती है। ठीक है जी, अभी देखिएगा, टैट के आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे आपका यूपी टैट हो, यूपी टैट में 30 मार्क्स 30 नंबर की आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी तरीके से सी टैट, हालांकि यहाँ पर ग्रामर नहीं पूछी जाती है, सुपर टैट या फिर केवीएस, तो इन सभी एग्जाम्स में जो है इंग्लिश आपकी पूछी जाती है। और उसके बाद में एयरफोर्स, आप सभी जानते हैं कि भाई एयरफोर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें भी आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, तो इस एरिया को अभी आप छोड़ दीजिएगा, पैडागोजी। ठीक है, और उसके बाद में स्पोकन, इसको हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हमारा केवल एरिया क्या होने वाला है, ग्रामर, वोकैबलरी और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है जी। देखिए, जब हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने 3 एरियाज खुल करके आते हैं। इनमें पहला एरिया क्या है आपका, ग्रामर, दूसरा है आपका वोकैबलरी, और तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ये वाला एरिया जो है आप सभी को पता है कि भाई ये डिपेंड करता है आपका रीडिंग पर। ये एरिया है आपका कॉम्प्रिहेंशन। अगर रीडिंग आपकी अच्छी रही है बचपन से, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो अ, बचपन से ही रीडिंग की आदत होती है, या वो कभी डेली थोड़ा सा वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, या फिर बुक रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, या जैसे मान लो कोई भी स्पोर्ट्स, कोई न्यूज़ ऐसी हो गई जो अक्सर हम लोग हिंदी में न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो न्यूज़ इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो डेली का अगर आप आधा घंटा देते हैं, ठीक है, 30 मिनट 45 मिनट अगर आप दे देते हैं, तो ये वाला एरिया जो है बचपन से ही धीरे 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 इंप्रूव होता हुआ आता है। क्योंकि एक साथ में अगर हम इस एरिया को कवर करना चाहें तो ये एक साथ में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा जिसमें पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, पैसेज के बाद में पैराजम्बल बीसी, इसी से रिलेटेड है, और एक आपका क्लोज टेस्ट। तो ये सारा आपका रीडिंग पर डिपेंड है। उसके बाद में एक एरिया कौन सा है आपका, वोकैबलरी। तो यहाँ पर आपका सनोनियम हो गया, यानी समानार्थी शब्द। और एक है आपका कौन सा, एंटोनियम, तो क्या बोलते हैं हम लोग, विलोम शब्द। और एक होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसी में एक है आपका एडियम, लोकोक्तियाँ, मुहावरे वगैरह। और एक आता है आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और उसी में एक मिस स्पेल्ड। यानी अगर आप एंटोनियम या फिर सिनोनियम वाले एरिया को अच्छे से कर लेते हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि मिस स्पेल्ट वाला एरिया जो है ये उसी से कवर हो जाता है। यानी पर्टिकुलर अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये आप सबको पता है कि भाई अगर आपको वर्ड्स अच्छे से आते हैं, आपने एंटोनियम सिनोनियम अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो मिस स्पेल्ट वाला एरिया आपका उसी से कवर हो जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एरिया है वो कौन सा है आपका, वो है आपका ग्रामर। तो मैं दोस्त, ग्रामर में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि भाई आपको फंडामेंटल्स, यानी जो इंग्लिश का बेसिक है, इंग्लिश का बेसिक मतलब कि भाई इंग्लिश की जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, या फिर उसके बाद में सेंटेंस क्या होता है, तो ये बेसिक छोटी छोटी टर्म्स अगर आप जानते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल के बाद में, क्योंकि किसी भी चैप्टर को हम लोग तभी पढ़ सकते हैं जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। फंडामेंटल के बाद में क्या आता है आपका, टेंस आता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और टेंस के बाद में अगला, टेंस पर ही बेस्ड कौन सा होता है, वो होता है आपका एक्टिव एंड पैसिव। और इसी पर बेस्ड होता है आपका
डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, क्योंकि जब तक टेंस नहीं आते तब तक हम लोग एक्टिव एंड पैसिव को भी नहीं पढ़ सकते और तब तक हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी, तो टेंस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हो गया, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आपके सामने, किसी का भी नाम होता है नाउन, या फिर नाउन की जगह पर तो इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है कौन, एडजेक्टिव ये, और उसके बाद में वर्ब क्रिया, और उसके बाद में आता है आपका एडवर्ब, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो विशेषता बताता है किसी वर्ब की, वैसे कहने के लिए वर्ब की बताता है लेकिन वास्तव में तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। ठीक है, और उसके बाद में प्रपोजिशन हो गया, और उसके बाद देखिएगा कंजंक्शन जो इसी का हिस्सा है, इंटरजेक्शन हो गया ये भी इसी का हिस्सा है ना। उसके बाद में आता है आपका आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसका नाम क्या है आपका, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके जो एरर से पूछे जाते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक से पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर बेस्ड होते हैं आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पर। और आप ये देखिएगा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो चाहे आप नाउन ले लीजिए, प्रोनाउन ले लीजिए, उन सभी टॉपिक को कंबाइन करने के बाद में एक चैप्टर बनता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज़ करें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये सारे टॉपिक्स को कंबाइन करने के बाद में तब जा करके एक टॉपिक बनता है। यानी इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है तो ये किसी भी टॉपिक से हो सकता है, ये आपका नाउन में भी होता है, प्रोनाउन में भी होता है, कंजंक्शन में भी होता है। ठीक है, और एक छोटा सा टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग, ये भी जरूरी है, टेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये 2-3 लेक्चर का टॉपिक है। और उसके बाद में एक है आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, मतलब क्या है कि अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में यूज़ कर दें, जैसे अगर मान लो कोई आपसे ये कहे, अगर आपसे कोई कहे गीला पानी, तो आप मुझे बताइए क्या ये लॉजिक मतलब क्या ये बोलना सही है, क्योंकि पानी पहले से गीला होता है। तो वैसे ही अगर हम किसी भी वर्ड के साथ में कुछ अननेसेसरी वर्ड ऐड कर दें, ऐसा वर्ड ऐड कर दें जो वहाँ पर एक तरीके से फिट ना हो, क्योंकि वो चीज़ पहले से सेंस रखती है, तो उसके साथ हम लोग वैसा ही वर्ड ऐड कर दें। जैसे मैं कहूँ गोल सर्किल, भाई आप जानते हैं कि सर्किल सर्किल गोल ही होता है, तो उसके साथ में गोल बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, उनको बोलते हैं हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। और एक चैप्टर का नाम है आपका मूड। ठीक है, ये भी एक चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, हालांकि ये कुछ ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे आपके टेट एग्जाम्स हो गए या फिर एयरफोर्स में भी आ जाता है, एसएससी में तो नहीं आता है। तो ये एक बार हमने क्या समझा, एक मोटा मोटा हमने आइडिया ले लिया कि भाई हमारा जो सिलेबस होने वाला है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से हो गए, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और ये सारे जो पार्ट्स हैं ये शुरू से लेकर अंत तक आपको कवर करने हैं। और जिस तरह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं उसी तरीके से इनका वेटेज भी है। भाई अगर आप देखोगे तो एग्जाम्स में 1/3 हिस्सा जो है आपका वो पूछा जाता है आपका ग्रामर से। आप किसी भी एग्जाम्स को ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूँ, कोई भी एग्जाम अगर आप लोगे तो 1/3 हिस्सा पूछा जाता है ग्रामर से, और 1/3 हिस्सा जो है वो पूछा जाता है आपका वोकैबुलरी से, और वैसे ही 1/3 हिस्सा पूछा जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को अगर आप लोगे तो ये एरिया, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि केवल आप ग्रामर पढ़ के चले गए और ग्रामर पढ़ने के बाद में आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, नहीं, क्योंकि इतना ही हिस्सा आपका वोकैबुलरी कवर करती है, इतना ही कॉम्प्रिहेंशन कवर करता है, और एक लगभग ऐसा नहीं कि इतना ही, तो लगभग इतना ही हिस्सा आपका ग्रामर कवर करती है। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी एक पर नहीं बल्कि तीनों पर बराबर कमांड देने की जरूरत होती है, वे समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से। तो सबसे पहले देखिएगा फंडामेंटल हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आपके सामने है लैंग्वेज। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं आप लैंग्वेज को, एक तरीके से आप एक वाहन मान सकते हैं, व्हीकल। लैंग्वेज को आप एक तरीके से एक वाहन मान सकते हैं, व्हीकल। जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको एक वाहन की आवश्यकता होती है, उसी को माध्यम कहा जाता है। वो वाहन आपके हिसाब से कार हो सकता है, बाइक हो सकती है, बस हो सकती है। तो वैसे ही अगर ये मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, ये मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन हो गया। पर्सन 1 के अंदर इसके माइंड में कुछ विचार है, आइडियाज़ है, ठीक है, इसके माइंड में कुछ विचार है। ठीक है, तो जैसे मानिएगा ये पर्सन हो गया और इसके माइंड में क्या है, कुछ थॉट्स हैं। और उसी तरीके से मान लीजिए ये हो गया एक पर्सन नंबर 2, और
इसके माइंड में भी कुछ थॉट्स हैं, कुछ विचार हैं, ठीक है, विचार है। ये हो गया आपका पर्सन नंबर 2। अगर पर्सन नंबर 1 ये चाहता है कि भाई वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पर्सन नंबर 2 तक क्या करे, साझा करे, तो भाई उसको किसी ना किसी लैंग्वेज को तो यूज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि थॉट्स अपने माइंड से निकाल करके वो डायरेक्टली किसी दूसरे के माइंड में पुट कर देगा, ठीक है। तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वही माध्यम क्या कहलाता है, वही माध्यम क्या कहलाता है आपका, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीडियम, ठीक है जी। तो यही मीडियम या फिर यही माध्यम, यही क्या कहलाता है आपका, लैंग्वेज। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पर्सन 1 जो ये पर्सन है, इसके अंदर, इसके माइंड में जितने भी आइडियाज हैं, विचार हैं, या फिर थॉट्स हैं, उन सभी को एक लैंग्वेज के माध्यम से, एक लैंग्वेज के माध्यम से हम कहां तक भेजते हैं, किसी पर्सन 2 के माइंड तक, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्सेशन करना है, अगर आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ में बातचीत करनी है, तो आपको किसी ना किसी एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और वही लैंग्वेज क्या होता है, बातचीत करने का माध्यम होता है। तो इसका मतलब अगर 2 पर्सन के बीच में बातचीत होनी है तो कंपलसरी आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की, और वही माध्यम क्या होता है, लैंग्वेज। तो यहां पर आप कह सकते हैं क्या, इट इज, ये कहा जा सकता है, इट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। हिंदी में कहें तो बातचीत का माध्यम ही क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब हर भाषा में आप जानते हैं भाई छोटी छोटी इकाई होती हैं। जैसे मैं कहूँ कोई भी वाहन कैसे बनता है, तो उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, ठीक है। उन सभी यूनिट्स को मिला करके तब जा करके जो है वाहन बनता है। तो वैसे ही अगर आपको एक लैंग्वेज को कंप्लीट बनाना है, तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कुछ यूनिट्स की, कुछ इकाइयों की। तो अगर हम देखेंगे तो भाई भाषा की इकाइयाँ क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेरे दोस्त, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी लेटर या फिर साउंड, लेटर या फिर साउंड। इसको समझिएगा कैसे, लेटर या फिर साउंड। पहले हम एक बात देख लेते हैं, तो लेटर या फिर साउंड के बाद में जो सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है, वो क्या होता है, वर्ड। दूसरे नंबर पर आता है आपका वर्ड, ठीक है। वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, शब्द, और लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ड, और इसको क्या कहा जाता है, ध्वनि, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई अभी हम समझते हैं वो क्या हो गई आपकी, साउंड या फिर लेटर, और उसके बाद में क्या आता है, वर्ड, और वर्ड के बाद में अगला क्या आता है आपका, फ्रेज। पहले एक बात समझ लीजिएगा, फ्रेज आता है, उसको हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश, हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश। और वाक्यांश के बाद में मेरे दोस्त दूसरा जो आता है वो क्या होता है, क्लोज। क्लोज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य, तो हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। और इसके बाद में तब जाकर के आता है आपका क्या, सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, वाक्य। और इसके बाद में अंत में पैसेज आ जाता है, पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, पैसेज आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि भाई भाषा की कुछ इकाइयां होती हैं। अगर कोई भी लैंग्वेज बनती है तो कैसे बनती है, कुछ यूनिट्स को मिला करके एक लैंग्वेज क्रिएट होती है, जिनमें सबसे छोटी यूनिट क्या है आपकी, साउंड या फिर लेटर। उसके बाद में आता है वर्ड, और वर्ड के बाद में फ्रेज, उसके बाद में क्लोज, देन सेंटेंस, और उसके बाद में सेंटेंस को मिला करके पूरा पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा तो अगर हम बात करें साउंड या फिर लेटर में क्या अंतर है, क्योंकि अभी हमने ये जाना, अभी हमने ये जाना कि साउंड या फिर लेटर, साउंड या फिर लेटर दोनों ही छोटी इकाइयां हैं। तो भाई अगर ये दोनों छोटी इकाइयां हैं तो फिर इनमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है, मान लीजिए अगर आपको अपना कोई भी विचार प्रकट करना है, तो अपने विचार को प्रकट करने के 2 तरीके हैं आपके पास में। पहला, आप अपने आइडियाज, अपने विचार को लिख करके व्यक्त कर सकते हैं, या फिर अपने विचार या फिर अपने आइडियाज को आप बोल करके भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पर अगर आप अपने आइडियाज को बोल करके व्यक्त करते हैं तो वो किस चीज के थ्रू करते हैं, साउंड के थ्रू। और अगर आप अपने आइडियाज को लिख करके व्यक्त करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो लेटर के थ्रू करते हैं। तो यहां से ये कहा जा सकता है कि भाई इट इज, ये कहा जा सकता है इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन किस आधार पर, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग, बोलने के आधार पर। बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, साउंड होती है। और अगर लिखने के आधार पर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, इट इज द
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, लेकिन किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। ठीक है, इसका मतलब लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? लेटर। और बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग साउंड की बात करते हैं, कितनी साउंड होती है? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल साउंड होती है आपकी 44। आपको याद रखना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ साउंड्स पूछा जाता है तो कितनी होती है? 44 होती है, जो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, एक होता है कौन सा आपका? कॉन्सोनेंट साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके बाद में दूसरा कौन सा होता है? वोबल साउंड। ठीक है, दूसरा होता है आपका वोबल साउंड। अब इसमें अगर आप देखेंगे नंबर कितना है, तो 44 में से 24 साउंड जो है वो कैसी है? वो है आपकी कॉन्सोनेंट। और बाकी कितनी बच जाती है? 20। तो 20 साउंड कैसी है आपकी? 20 है आपकी वोबल साउंड। अब ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ज़्यादातर यूपी टेट एग्जाम्स में, फिर टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये नंबर जो पूछा गया है ये टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। हालांकि एसएससी एग्जाम्स में सिर्फ ये बेस है, एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए जो पहले आपको बेसिक तैयार होना चाहिए, वो बेसिक है। ठीक है, तो हो सकता है पहले से आप इन सारी चीज़ों को जानते हो। और अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की? लेटर की, तो लेटर आप सबको पता है भाई, लेटर कितने होते हैं आपके? लेटर 26 होते हैं। 26 में से 5 लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? वोबल होते हैं, वोबल लेटर। 5 लेटर क्या होते हैं आपके? वोबल लेटर होते हैं। और बाकी के 26 में से अगर 5 निकाल देते हैं तो 21 क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएंगे। ठीक है, और आप सबको पता है कि भाई 5 वोबल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ। जो बाकी के बच जाते हैं आपके बी, ई से लेकर के जेड वगैरह, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई अगर अगर ये कहा जाता है कि जो लेटर है वो वोबल अलग हो गए और उसके बाद में कॉन्सोनेंट लेटर अलग हो गए, तो इनको अलग करने का बेस क्या था? यानी किस बेस पर अलग किया गया? यानी अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि वोबल किसको कहा जाता है या फिर कॉन्सोनेंट किसको कहा जाता है, तो देखिएगा, अगर आपको पहले से पता हो, बात करें अगर वोबल लेटर की, तो ये क्या होता है? ये होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भाई ह्यूमन के थ्रोट में यानी ह्यूमन के गले में एक वोकल कॉर्ड पाई जाती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वर तंत्रिका, या फिर उसको कंठ भी बोलते हैं। तो अगर अगर कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि मनुष्य के गले से, इसमें उसमें क्या होता है? वोकल कॉर्ड। तो अगर मनुष्य के गले में जो वोकल कॉर्ड होती है, अगर कोई भी ध्वनि वहां से निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो आपकी वोबल साउंड होगी। और उन्हीं लेटर्स को क्या कहा जाता है? आपका वोबल लेटर कहा जाता है। और अगर कोई साउंड है जहाँ पर या तो मनुष्य का जो मनुष्य के लिप्स होते हैं, जब भी आप उन साउंड को बोलते हैं, जो साउंड आपकी कॉन्सोनेंट होती हैं, तो वहाँ पर जो मनुष्य के लिप्स होते हैं वो आपस में टच करते हैं। ठीक है, या फिर जो जीभ होती है वो ऊपर जाकर के, जो टंग होती है वो ऊपर जाकर के टच होती है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसके बारे में कहें तो ये है आपका जनरेटेड बाय वोकल कोड, जनरेटेड बाय वोकल कोड। हिंदी में कहें तो स्वर तंत्रिका, हिंदी में कहें तो स्वर तंत्रिका। और अगर हम इसके बारे में कहें तो ये होता है जनरेटेड बाय लिप्स या फिर टंग, TONGUE, टंग। तो ऐसी साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो क्या होती है? वो या तो उसको बोलने के लिए लिप्स को आपस में टच होने की जरूरत होती है, या फिर जो टंग है, जो जीभ है, वो ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं टच होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर अगर कोई ध्वनि स्वर तंत्रिका के थ्रू आ रही है, अगर कोई ध्वनि वोकल कॉर्ड के थ्रू आ रही है, तो उस ध्वनि को क्या कहेंगे आप? वोबल ध्वनि ना, वोबल साउंड कह सकते हैं उसको। और अगर कोई ध्वनि जिसके लिए आपको लिप्स की आवश्यकता है या फिर टंग की आवश्यकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने वोबल लेटर को कॉन्सोनेंट लेटर से अलग किया है। या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि भाई जो ये आपके वोबल लेटर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए वोबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका लेटर के बारे में हो गया। अब इसके बाद में देखिएगा, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो अगली स्लाइड है आपकी जिसमें दिया हुआ है वर्ड की बात करते हैं। देखो आप जानते हैं जो वर्ड है वो आपकी लेटर के बाद में जो बड़ी यूनिट आती है वही क्या कहलाती है? वर्ड। इसका मतलब वर्ड, अगर ये वर्ड लेटर से बड़ी यूनिट है तो सीधी सी बात है किससे मिलकर के बनेगी? लेटर से मिलकर के बनेगी।
ना। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ, जरा देखिएगा, अगर मैंने आपसे ये कहा, पहला एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा टी, सिंपल है, आप कहेंगे कि ये नंबर में केवल एक है, ये केवल एक है, तो इसलिए वर्ड नहीं है, बल्कि क्या है आपका, ये लेटर है, ये वर्ड नहीं है। और अगर मैं एक से ज़्यादा हो जाए, मान लो मैंने कहा टी या कुछ और ले लीजिएगा, एल ए पी, आप लेटर्स को आपस में कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन करने के बाद में ये ग्रुप तो बन गया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा हो गए, 4 हो गए, तो ये लेटर भी नहीं है, ये आपके लेटर भी नहीं है, और ये आपके वर्ड भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है। भाई वर्ड कब बनता है? वर्ड तब बनता है जब लेटर्स एक से ज़्यादा हों, पहली बात, और दूसरा उनका कोई सेंस भी निकलता हो। तो यहाँ पर ना तो कोई सेंस है, अगर आप इसको देखोगे तो ना तो इसका कोई सेंस है, और ना ही यहाँ पर एक दूसरा, तो यहाँ पर आप एक से ज्यादा लेटर है, ठीक है, तो लेटर तो ज्यादा हो गए लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। जबकि पहला वाला क्या है, लेटर तो एक ही है, लेकिन इसका जो है आप सेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन लेटर आपका एक ही है, तो ये आपका लेटर हो जाएगा। तो इसकी हम बात करते हैं, तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा पेन, पेन, तो आप कहेंगे लेटर कितने हो गए, 1 2 3, 3 लेटर हो गए। और दूसरी बात, क्या इसका कोई सेंस निकलता है, तो सेंस भी है, तो ये आपका वर्ड कहला सकता है, ये है आपका वर्ड। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं भाई इट इज अ मीनिंगफुल, इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। और लेटर भी कितने होने चाहिए, या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा। तो वर्ड के बारे में हमने ये समझा कि ये लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक से ज़्यादा लेटर हो और साथ साथ में उसका कोई सेंस भी निकलता हो। लेकिन 2 लेटर्स पर ही अप्लाई नहीं होता है, कौन कौन से हैं, जैसे देखिए एक है आपका, जैसे देखिए एक है आपका आई और एक है आपका ए। इन 2 लेटर को ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आई जो है ये एक लेटर है या फिर ये वर्ड है, और वैसे ए के बारे में पूछा जाए कि ए एक लेटर है या फिर ए एक वर्ड है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, 2 लेटर हमारे सामने ऐसे हैं, क्योंकि इसको मैं लेटर बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये संख्या में तो एक ही है। तो अगर ये संख्या में एक ही है तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ये भी लेटर है और ये भी लेटर है ना, ये वाला भी आपका लेटर है, ये वाला भी लेटर है। लेकिन लेटर के साथ साथ में ये वर्ड है कि नहीं है, उस बात को समझिएगा। एग्जाम्पल से देखो, अगर मैंने आपसे ये कहा, अगर मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, और इसी को मैंने ये कहा, मैंने कहा कि टिया, टी आई वाई ए, टिया हैज अ पेन, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से देखिएगा, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कंप्लीट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट, ये एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो ये आई आया है, सेंटेंस में जो आई आया है, ये किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे ये कंप्लीट सेंटेंस है। कंप्लीट सेंटेंस आई से मिलकर बना है, हैव से मिलकर बना है, ए से मिलकर बना है और पेन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किसके हैं, एक सेंटेंस के। तो सेंटेंस में आई भी एक कंपोनेंट है, तो यहाँ पर आप इसको क्या कहोगे, वर्ड कहोगे, यहाँ पर वर्ड कहोगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो आई है आपका यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये क्या है, ये टिया जो एक वर्ड था, ये टिया जो एक वर्ड था वो उस वर्ड का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट वर्ड है, और वर्ड के अंदर जो ये एक लेटर आ गया, क्योंकि टी से मिलकर बना है, आई से मिलकर बना है, वाई से मिलकर बना है और ए से मिलकर बना है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ वाला जो आई है वो हिस्सा है किसका, एक वर्ड का, तो यहाँ पर ये लेटर कहलाएगा, यहाँ पर ये लेटर कहलाएगा। वैसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताइए ये वाला ए क्या है, तो आप कहेंगे आई हैव ए पेन, इन चारों से मिलकर के एक वाक्य बना है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। और ये वाला ए क्या है, ये भी एक वर्ड है। और अगर मैं कहूँ ये वाला ए क्या है, तो आप कहेंगे ये हैज का हिस्सा है, जो कि एक वर्ड है। वर्ड में एच से, ए से और एस से, इन 3 से मिलकर के बना है वर्ड, तो ये लेटर कहलाएगा। ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, ये एक लेटर कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो आई होता है और जो ए होता है, इनके डबल काम होते हैं, ये लेटर भी होता है और वर्ड भी होते हैं। अगर वो वाक्य का हिस्सा बन जाए, सेंटेंस का पार्ट बन जाए, तो वहां पर आप उसको वर्ड कह देंगे, आई को, ए को। और अगर वही वर्ड का हिस्सा बन जाए ना, तो वहां पर आप उसको क्या कह देंगे, वहां पर आप उसको लेटर कह देंगे। देखिएगा, आई लेटर भी होता है, वर्ड भी होता है, वैसे ही जो ए है वो वर्ड लेटर भी होता है और वर्ड भी होता है, ठीक है।
आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमने जाना कि भाई वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जिनमें दो चीज़ें हमारे सामने ऐसी हैं, कौन कौन, आई और ए, जिनके डबल काम होते हैं, ये वर्ड भी होते हैं और साथ साथ में लेटर भी होते हैं। अगर वो सेंटेंस का हिस्सा बन जाएं तो वर्ड, और अगर वही वर्ड का हिस्सा बन जाएं तो लेटर। ठीक है, करना ये देखिएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग से देखा कि भाई सबसे पहले क्या था आपके सामने, लेटर। लेटर के बाद में क्या आया, वर्ड। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि भाई वर्ड के बाद में फ्रेज आता है, उसके बाद में क्लोज आता है, लेकिन वो कुछ टाइप्स में डिवाइड है। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रेज लेटर के बाद, वर्ड के बाद में हमको फ्रेज पढ़ना है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेज और क्लोज वो दोनों ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। भाई अगर मैं आपसे कहूँ क्लोज कितने प्रकार की होती है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नाउन क्लोज होती है, और एक आपकी एडजेक्टिव क्लोज होती है, और एक एडवर्ब क्लोज होती है। तो वैसे ही जब तक वो टॉपिक्स ही हम लोगों ने नहीं पढ़े, तो हम उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो आगे की बातें हैं। तो फिलहाल लेटर, वर्ड, और वर्ड के बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस। चलो इसको समझते हैं। आप देखिएगा सेम डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग फॉलो करने वाले हैं, बस वहां पर क्या था, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स था, और यहाँ पर क्या होगा, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। सेंटेंस के बारे में देखिएगा, इट इज अ मीनिंगफुल, इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स भी कितने, दो या फिर दो से ज्यादा। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ड। और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होता है, तो वो होगा आपका सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस का मतलब क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा शब्दों को मिलाने पर जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है, और वो कॉम्बिनेशन भी कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। वही कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, आपका सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में दूसरा क्या होता है, आपका प्रेडिकेट होता है। अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे, तो प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। इसका मतलब होता है विधेय। और अगर सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, तो ये होता है आपका उद्देश्य। इसको हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य। कर्ता अलग होता है, जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट, कुछ केस में सब्जेक्ट बनता भी है, लेकिन कर्ता जो होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीच में आप इसको देख लो। मान लो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आई, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आई हैव, पहले ये लीजिएगा भाई, आई, ये लीजिएगा। अगर मान लो मैंने कहा कि आई एम फ्री, अगर मैंने बोला आई एम फ्री, एक वाक्य। और इसी को मान लो अगर मैं ये कह देता कि भाई आई प्ले, आई प्ले हॉकी, मैंने कहा आई प्ले हॉकी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दूसरे वाले वाक्य में काम यानी कोई एक्शन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्शन क्या है आपका, प्ले। यही क्या है आपका, कार्य, यानी एक्शन, एक्शन कहा जा सकता है। और हम जानते हैं कि भाई किसी भी कार्य को या फिर किसी भी एक्शन को करने वाला जो होता है, वो कौन होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पर जो प्ले है, इसको कौन कर रहा है, प्ले का काम कौन कर रहा है, आई। तो आप कहेंगे ये क्या है, अगर हिंदी में कहोगे तो कर्ता, कर्ता, और इंग्लिश में कहोगे तो डूअर, करने वाला, डूअर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक डूअर है या फिर कर्ता है, यही सब्जेक्ट भी है ना। तो यहाँ पर आप इसको कर्ता भी कह सकते हो, और कर्ता के साथ साथ में आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि भाई अगर किसी सेंटेंस में कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, तो उसको करने वाला कर्ता भी होता है और उद्देश्य भी होता है। यानी कर्ता मतलब डूअर भी होता है, और उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट भी होता है। और अगर उसमें कोई काम है ही नहीं, जैसे यहाँ पर आप मुझे बताओ, एम, आई एम फ्री, तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। यही काम का मतलब ईट, कुछ खाना, प्ले, खेलना, राइट, लिखना, कुछ काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर क्या है, अवस्था है। यहाँ पर क्या है, स्टेट, अवस्था है। तो अगर यहाँ पर अवस्था है, स्टेट है, कोई एक्शन है ही नहीं, तो क्या क्या कोई यहाँ पर डूअर होगा? भाई अगर कोई एक्शन नहीं है, तो एक्शन को करने वाला डूअर भी नहीं होगा, करता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आई डूअर है? क्या ये आई डूअर है? डूअर मतलब करता, तो यहाँ पर ये डूअर नहीं है। यहाँ पर ये केवल क्या है, यहाँ पर ये केवल आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर केवल आपका क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में उद्देश्य। ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि वाक्य के अंदर अगर कोई काम दिया हुआ है, तो उसको करने वाला
कर्ता भी होगा यानी डूअर भी होगा, और सब्जेक्ट भी होगा यानी प्रेडिकेट भी होगा। और अगर कोई काम नहीं दिया हुआ है तो वहां पर वो कर्ता नहीं होगा, मतलब जो है आपका डूअर नहीं होगा, वहां पर केवल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हिंदी में कहें तो उद्देश्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने समझा कि भाई सब्जेक्ट हिंदी में क्या होता है, उद्देश्य, और प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय। अभी समझिएगा, वाक्य के अंदर जिसका भी जिक्र किया जा रहा है, वाक्य के अंदर जिसका भी जिक्र किया जा रहा है वही क्या है, वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट की अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो ये हो जाएगा आपका इट इज अ वर्ड, यहाँ पर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, हालांकि शब्द भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा ऑफ विच वी टॉक अबाउट, ऑफ विच वी टॉक अबाउट, यानी हिंदी में कहें तो जिसका जिक्र किया जाए, जिसका जिक्र किया जाए, जिसका जिक्र किया जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, आप जिसका भी जिक्र करते हैं, मतलब जिसके बारे में भी कोई बात बताते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट। और सिंपल, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताते हैं वो प्रेडिकेट होता है। इसमें देखो, whatever we talk about a subject, whatever we talk about a subject is called a predicate, is called a predicate। तो देखो यहाँ पर हमने ये समझा कि भाई सेंटेंस के अंदर जिसका भी जिक्र किया जाएगा, जैसे कोई बात किसी के बारे में बताई जाती है, पर्सन के बारे में हो, ठीक है, किसी के भी बारे में हो, तो जिसके भी बारे में कोई बात बताई जाएगी वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जाएगी वही क्या होगा, आपका प्रेडिकेट। तो सिंपल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना पोर्शन बच जाता है नॉर्मली, तो वही पोर्शन क्या कहलाता है, आपका प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ सिंपल में होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक सिंपल वाक्य होते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर जो हम ये कह पा रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो भी बचा वो प्रेडिकेट है, वो हम केवल सिंपल में कह पा रहे हैं। आगे जानेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये आप एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर चाहे आप इसको नोट कर लो। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट में मैंने कहा ही प्लेज, ठीक है, तो प्लेज, ये काम कौन कर रहा है, ही, तो ही हो जाएगा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, और प्लेज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो आप एक बार इसको कोशिश करें, उसके बाद यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख लें। और आप देखिएगा, प्रेडिकेट के अंदर कंपलसरी नहीं कि एक ही वर्ड आएगा, 2 वर्ड आएंगे, 3 वर्ड आएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी बचता है, वो चाहे 1 वर्ड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारा ही इसमें आ सकता है। इसका मतलब प्रेडिकेट जो होगा वो खाली वर्ब से भी बन सकता है, प्रेडिकेट जो होगा वो वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो प्रेडिकेट है खाली वर्ब से बना है। दूसरे में आप देखिएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। और अगर हम देखें बाकी बचा पोर्शन प्लेज क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पर ही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और बाकी बचा पोर्शन क्या है आपका, प्लेज क्रिकेट इन द गार्डन, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और नेक्स्ट में आप देखिएगा यहाँ पर ही एक वर्ड है केवल, तो वही ही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट। और बाकी बचा पोर्शन आपका प्लेज क्रिकेट इन द गार्डन एवरी डे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। और वैसे अगले में देखिएगा, ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड आए। अगर आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ से जब आप इधर से इधर को चलना शुरू करेंगे, जब आप ऐसे चलना शुरू करेंगे, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि भाई वर्ब जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली। इसका मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से इधर वाला, ये वर्ब से इधर वाला, वो सारा ही सब्जेक्ट होगा। तो इसको नाम दिया जाता है ऐसे में कंप्लीट सब्जेक्ट, इसको नाम दिया जाता है कंप्लीट सब्जेक्ट, इसको नाम दिया जाता है कंप्लीट सब्जेक्ट। जहां भी आप इधर को चलना शुरू करें, ऐसे चलना शुरू करें, तो जहां भी आपको कहीं पर भी कोई वर्ब नजर आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब नजर आ जाए, तो ऐसे में वर्ब से पीछे वाला सारा पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट। और आगे वाला तो आप जानते ही हैं भाई, ये पोर्शन क्या है, आप कहेंगे ये पोर्शन क्या है आपका, प्रेडिकेट।
ये पोर्शन क्या है आपका, प्रेडिकेट। तो अब आप देखिएगा इसमें कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, जैसे सब्जेक्ट, जो ये कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पर है, उस कंप्लीट सब्जेक्ट में कौन सा वो वर्ड होगा जो आगे आने वाली वर्ब को डिसाइड करेगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि सेंटेंस नंबर 4 में, 3 में, 2 में यहाँ पर जो भी वर्ब डिसाइड की गई है वो किस वर्ड के हिसाब से डिसाइड की है, तो आप कहेंगे एक ही तो वर्ड है, आप कहेंगे ही एक ही तो वर्ड है, तो इसी के हिसाब से वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर ही विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ज्यादा शब्द हैं, तो जब ज्यादा शब्द हों तो ऐसे में वर्ब सिंगुलर लें या फिर प्लूरल लें, वो किस आधार पर लेंगे। तो आप देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, जब भी कंप्लीट सब्जेक्ट हो, मतलब उसमें एक से ज्यादा वर्ड आ जाए, तो आप कीजिएगा वहां पर जो भी आपको प्रपोजिशन दिखाई दे, जैसे जनरली हम सबको पता रहता है कि भाई प्रपोजिशन जो होती है, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, बाई हो गया, ये प्रपोजिशन होती हैं, ठीक है। आगे तो प्रपोजिशन पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये बेसिक प्रपोजिशन तो सबको पता रहता है कि भाई विद क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन। तो जब भी कहीं पर आपको प्रपोजिशन दिख जाए, तो हमेशा प्रपोजिशन के बाद वाला जो होगा वो कहलाता है प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे हिज फ्रेंड्स। हालांकि ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, बट ये प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ नाम दिए जाते हैं। जैसे फेमस से मैं आपको दो नाम बता देता हूँ। एक नाम दिया जाता है आपको एनलार्जमेंट, ENLARGEMENT, ये नाम दिया जाता है इसको एनलार्जमेंट। या फिर इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो दूसरा नाम होता है आपका मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। दूसरा नाम होता है इसका मॉडिफायर, खाली मॉडिफायर बोल देते हैं, FIER, मॉडिफायर भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसके और भी नाम है, लेकिन ज्यादा फेमस नाम होता है आपका एनलार्जमेंट, इस नाम से इसको बुला सकते हैं, एनलार्जमेंट, ठीक है। या फिर एक नाम चाहें तो आप लिख सकते हैं, इधर लिखता हूँ, एक और नाम होता है आपका एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट। तो जहां पर भी आपको वर्ब दिख जाए और वर्ब से पीछे वाला सारा क्या हो जाए, कंप्लीट सब्जेक्ट, वर्ब से सारा पीछे वाला सारा क्या हो जाए, कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट में प्रपोजिशन के बाद वाला जो होगा उसका क्या नाम दिया जाता है, एनलार्जमेंट, मॉडिफायर या फिर एट्रीब्यूट। और सबसे काम की बात है कि जो प्रपोजिशन के पीछे वाला होता है इसके भी कुछ अपने नाम ही है, बट यही होता है जो वर्ब को डिसाइड करता है। तो अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन के पीछे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो और आगे कुछ लिखा हुआ है, तो हमेशा प्रपोजिशन के पीछे वाला होगा जो वर्ब को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर ही कैसा है आपका, सिंगुलर, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और जो ही है इसके भी कुछ नाम है, तो आप इसको देख लीजिएगा, नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे एक नाम होता है आपका मेन सब्जेक्ट, क्या होता है, मेन सब्जेक्ट। दूसरा नाम होता है आपका सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड। और एक इसी का नाम होता है इफेक्टिव सब्जेक्ट, इफेक्टिव सब्जेक्ट। और एक और इसी का लास्ट में नाम होता है हेड वर्ड, एक नाम होता है आपका हेड वर्ड। तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर प्रपोजिशन के पीछे वाला, प्रपोजिशन के पीछे वाला जो होता है, आप उसको मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ड कह सकते हैं, इफेक्टिव सब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर हेड वर्ड कह सकते हैं। और यही होता है जो आगे वाली वर्ब को डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई वर्ब के उधर वाला, वर्ब को लगा कर उधर वाला क्या होगा आपका, प्रेडिकेट, और वर्ब से इधर वाला क्या होगा आपका, सब्जेक्ट, कंप्लीट। और उसमें अगर प्रपोजिशन दिख जाए तो आगे वाला क्या होगा, एनलार्जमेंट, मॉडिफायर या फिर एट्रीब्यूट। और पीछे वाला क्या होगा, मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड, इफेक्टिव सब्जेक्ट, ये इसके नाम होते हैं हेड वर्ड, ठीक है। और यही होता है जो डिसाइड करता है आगे वाले वर्ब को, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे आप ये देखिएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, दिस स्कूल हैज या फिर हैव पास्ड, तो आपको दिखाई देगी यहाँ पर वर्ब, तो आप कहेंगे ये पोर्शन क्या है आपका, प्रेडिकेट। पोर्शन क्या है, प्रेडिकेट। और इसमें जो हैज आ रहा है या फिर हैव आ रहा है, ये वर्ब है। अब ये डिसाइड किसके हिसाब से होगी, तो आप कहेंगे ये जो ऑफ है ये क्या है आपका, प्रपोजिशन। और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, आप कहेंगे कंप्लीट। कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर जो प्रपोजिशन है उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, जिसका नाम होता है हेड वर्ड या फिर मेन सब्जेक्ट या फिर इफेक्टिव सब्जेक्ट
या फिर एक नाम और होता है आपका हेड वर्ड, मेन सब्जेक्ट, इफेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट वर्ड इसको बोल देते हैं, सब्जेक्ट वर्ड। तो यही है जो डिसाइड करेगा आगे वाले वर्ब को, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, ऑफ से पहले स्टूडेंट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। और प्रपोजिशन के आगे वाला जो है इसका नाम क्या होता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, या फिर आप इसको कह सकते हैं मॉडिफायर, या फिर एक नाम और भी होता है, आप इसको कह सकते हैं क्या, एनलार्जमेंट भी कह सकते हैं। और ये है अगले सेंटेंस में आप देखिएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। और ये जो बॉयज है ये क्या है आपका, सब्जेक्ट वर्ड या हेड वर्ड। सब्जेक्ट वर्ड के पीछे जो आता है तो उसकी विशेषता बताता है, वो क्या बोलते हैं, क्वालिफायर, QUALIFIER, क्वालिफायर। तो ये हो जाएगा आपका क्वालिफायर। और वैसे ही देखिएगा ये हैव, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, जो बॉयज है ये आ जाएगा हेड वर्ड, और जो हेड वर्ड के पीछे विशेषता बताता है ये क्या होता है, क्वालिफायर। जो क्वालिफायर के भी पीछे आता है उनको डिटरमाइन करता है, ये होता है आपका डिटरमिनर, ये होता है आपका डिटरमिनर, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग से लेकर के लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में जाना। अभी इसके बाद में जो बेसिक वाला पोर्शन है वहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें बाकी रह जाती हैं, तो वहाँ पर आपका बाकी रह जाता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बाकी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसको देखिएगा एक बार, आप जो है इसको एक बार, अगर नोट्स ना बनाना चाहें तो आप क्या करें, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि केसीजी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जाकर के आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो ये सारा बेसिक पोर्शन है, और अभी इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक पोर्शन आपका एक दिन का और बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।